गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे, घर में होंगे। सर्दी तो बहुत भयंकर पड़ ही रही है। तो कल हमने अपना चैप्टर अर्थक्वेक स्टार्ट किया था। अर्थक्वेक, तो कल हमने इसका आधा पढ़ लिया था, तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या हमने कल इसका पढ़ा था। सबसे पहले मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी। डेफिनेशन क्या बताई थी कि जो भूकंप है ना, पृथ्वी का हिलना, भूकंप कहलाता है। कॉजेस बताए थे मैंने आपको। एक नेचुरल कॉजेस होता है, एक एंथ्रोपोजेनिक कॉजेस होते हैं। ठीक है। और उसके बाद मैंने आपको बताया था टाइप्स, भूकंप के टाइप कितने होते हैं, कितने टाइप से भूकंप आते हैं, कितने टाइप के भूकंप होते हैं। फिर कल मैंने आपको बताया था अर्थ वेव। हमारे ये मैंने दो टाइप से बताया था। कोजिस भी हमारे दो टाइप से होते थे। एक मैन मेड होता था, एंथ्रोपोजेनिक होता था, एक नेचुरल होता था। एंथ्रोपोजेनिक में क्या होता है, बांध बनाना, etc। और मैन मेड, सॉरी, नेचुरल में हमारा क्या होता था, प्लेट टेक्टोनिक था, ज्वालामुखी था। बहुत सारे मैंने आपको कल कराए थे, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये मैंने आपको डेफिनेशन कराई थी। तो आज के क्लास को हम चलते हैं अपने। कल मैंने आपको यहाँ तक करा दिया था भूकंप वेब। हमने आपको अर्थ के बारे में समझा दिया था। एक बार फिर से हम आपको अर्थ समझा देते हैं। अर्थ को हमने तीन भागों में बांटा गया है। जो हमारी अर्थ है पूरा, उसको हमने तीन भागों में बांटा गया। क्रस्ट है, सबसे ऊपरी भाग को हम क्या बोलते हैं, क्रस्ट। फिर इसके बाद 2900 किलोमीटर तक हम बोलते हैं इसको, 2900 किलोमीटर तक इस वाले भाग को बोलते हैं मेंटल, और इस वाले भाग को बोलते हैं कोर। ये हमारा अर्थ का कोर होता है, ये हमारा मेंटल होता है, और ये हमारी क्रस्ट होती है। ये हमारा ओशियन है, ये हमारा जिसमें हम रहते हैं और पृथ्वी है। ये भी पृथ्वी के अंदर में ही आता है। इसमें पर्वत, पठार, नदी वगैरह जो भी, जो जिसमें हम अपनी आंखों से देखते हैं, वो सब कुछ इसी में आ जाते हैं, पेड़ पौधे जंगल। ओके। तो इसको कई भागों में बांटा गया है, तो वो भी एक बार देख लेते हैं। एक बार इसे इरेज करके हम देख लेते हैं। सॉरी, या एक न्यूज पेजेस लेके ही। 1 सेकंड। एक न्यू पेज लेके हम अपना देख लेते हैं। ओके। आई होप आपको समझ में आएगा। क्या लगता बन नहीं पाया, कोई बात नहीं, हम बना के देखते हैं। नहीं, चलो कोई बात नहीं, इसको इरेज करते हैं पहले। ये हमारी अर्थ को बनाते हैं पहले। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। ओके। ये इसको क्या बोलते हैं हम, क्रस्ट। इसको हम बोलते हैं मेंटल, और इसको बोलते हैं हम कोर। ओके। इतना मैंने आपको पहले ही बता दिया था। इसको मैंने बता दिया था 2900 किलोमीटर तक होते हैं, और ये आपका 30 किलोमीटर, 30 से 50 किलोमीटर मान के, 30 से 50 किलोमीटर के बीच में होता है। ओके। अब इसको दो भागों में बांटा गया है। एक तो अपर क्रस्ट जो हमें दिखता है, अपर क्रस्ट, और एक होता है लोअर क्रस्ट।
जो ये वाली जो रेखा बनेगी ये हमारी क्या बनेगी, 1 सेकेंड, लोअर लोअर क्रस्ट, ठीक है। और इसमें जो असंभवता पाई जाती है इसको क्या बोलते हैं, कोनार्ड, जिसके लिए मैं बताने की कोशिश करूं। 1 सेकेंड, इस साइड लिख देता हूँ कोनार्ड, राइट, पेन प्रॉब्लम कर रहा है। कोनार्ड किसके किसके बीच में कोनार्ड पाई जाएगी, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में हमारी कोनार्ड असंभवता पाई जाती है। 1 सेकेंड, और उसके बाद आ जाते हैं, अब इसको भी मेंटल को हमने दो भागों में बांटा बांटा है। मेंटल को भी हमने दो भागों में बांटा है, चेंज कर दूं, कलर नहीं समझ में आ रहा हो। मेंटल को भी हमने दो भागों में बांटा गया है, एक अपर है एक लोअर है। अपर और लोअर के बीच की जो 50 से इसको 200 किलोमीटर माना है, ठीक है। अब इसके अपर यहाँ पर जो हमारी असंभवता बनेगी क्या बनेगी, मोह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर क्वेश्चनों में ये पूछा जाता है। और जो हमारा पीटी होता है, प्रारंभिक परीक्षा होती है, उसमें ये हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लोअर और अपर क्रस्ट के बीच में कौन सी असंभवता बनेगी। तो उसमें 4 ऑप्शन होंगे, कोनार्ड भी होगा, मोह भी होगा, रेप्टी भी होगा, लेमन भी होगा। अगर आपको पता होगा कि कोनार्ड ही बनेगी कि इसके बीच तो यही आती है, तो आप इजीली तरीके से इसको टिक मार के 1 नंबर आप ले जा सकते हो। और नहीं तो आप फिर तुक्का लगाओगे तो फिर तुक्का तो समझ सकते हो। और जो लोअर मेंटल और अपर कोर को जो डिवाइड करती है, ये हमारा कौन सा है, लोअर है मेंटल, इसको हमने दो भागों में बांटा था ना। और अपर कोर और लोअर मेंटल को जो डिवाइड करती है उसको क्या बोलते हैं, गुटेनबर्ग। गुटेनबर्ग असंभवता, सॉरी सॉरी, रेप्टी बोलते हैं एक्चुअली, ध्यान करो, रेप्टी असंभवता। रेप्टी असमता बनेगी, ठीक है। और फिर इसको भी मैंने आपको बताया था कि दो भागों में बांटा गया, एक अपर है एक लोअर है। और जो अपर और लोअर के बीच में जो असमता बनती है वो बनती है हमारी गुटेनबर्ग, गुटेनबर्ग। और जो सबसे नीचे बनती है कोर, कोर से भी नीचे यहाँ पर, वो हमारी लेहमन होती है, लेहमन। तो हमारी कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 है। इनमें से 1 2 क्वेश्चन बन ही जाता है, कोई किसी ना किसी टाइप से आपको एग्जाम में मिल जाएगा। अपर और इनके बीच में कौन सी असमता पाई जाती है, तो कोनार्ड पाई जाती है। अपर अपर मेंटल लोअर मेंटल के बीच में कौन सी असमता पाई जाती है, मोह पाई जाती है। और उसके बाद रेप्टी हमारी कहाँ पाई जाती है, लोअर मेंटल और इसके कोर अपर के बीच में। गुटेनबर्ग कहाँ पाई जाती है, अपर कोर और लोअर मेंटल के बीच, सॉरी लोअर कोर के बीच में पाई जाती है। और सबसे नीचे जो हमारी पाई जाती है वो कौन सी असमता है, लेहमन। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी को ही मैंने समझाने की कोशिश की है, इसमें मिलेगा भी। चलो कोई नहीं, तो कल हमने यहाँ तक आपको करा दिया था और मैंने आपको 4 टाइप से भी बताई थी, तो एक बार फिर से बता देते हैं। भूकंप उद्गम केंद्र से मुक्त हुई ऊर्जा चट्टानों के भीतर तरंग के रूप में फैलती है। ये मैंने आपको कल अच्छे से बताया था डिटेल में कि कैसे फैलती है। जो हमारा उद्गम केंद्र होता है वहां से उसको क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं, वहां से जो ऊर्जा हमारी निकलती है। और उसके बाद फिर मैंने बताया था इसका जो परावर्तन होगा, विवर्तन होगा, अपवर्तन होगा, परिक्षेपण, मतलब तरंग जो होती है वो बदलती रहती है, तरंग जो हमारी होती है वो बदलती रहती है। और इसके 4 टाइप्स होते बताए थे मैंने। पहले 3 टाइप से ही मेजर होते थे, लेकिन अब 4 टाइप से आने लगे हैं। जैसे क्या बोलते हैं, रिले वेव, रिले वेव। और इसको मैंने आपको बताया था प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, PSL,
इसको एल वेव को ही लब वेव ही बोलते हैं, लब वेव। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं प्राइमरी वेव कौन सा होता है। इसको इरेज कर देते हैं। आई होप आपने नोट कर लिया होगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है स्क्रीनशॉट लेना। तो जो इसी पे ही समझाने की कोशिश करता हूँ। चलते हैं नेक्स्ट। हमारी जो पी वेव्स होती हैं ये हमारी कोर है, ठीक। इसमें आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। जो हमारी पी वेव्स होती हैं वो तीनों माध्यम से ही गुजर सकती हैं, तीनों माध्यम से, चाहे ध्वनि हो तरंग हो, इन इन सब से तीनों माध्यम। जो ये देखो ये हमारी पी वेव्स हैं, ये किस किस से गुजर रही, ये हमारी पी वेव्स हैं, ये तीनों माध्यम से गुजर जाती हैं। ओके, तीन तीन माध्यम कौन कौन से होते हैं। एक तो ठोस होता है, सॉलिड, गैस और द्रव, मतलब तरल, द्रव। इन तीनों माध्यम से हमारी कौन कौन सी गुजर जाती है, पी वेव्स जो होती हैं वो इन तीनों माध्यम से गुजर जाती हैं, ठीक है। अब एस वेव देख लेते हैं। एस वेव क्या होता है, इसी को ही हम शैडो जोन भी बोलते हैं, एस वेव को ही शैडो जोन बोलते हैं। ये जो हमारा पी वेव देखिए ये चारों तरफ फैली हुई है, और ये वाला जो है ना, यहाँ पर जो नहीं गुजर पा रही है, ये हमारी कौन सी एस वेव है। तो देख लेते हैं इसको। जो हमारी एस वेव होती है ये हमारी पी वेव हो गई। एस वेव केवल ठोस माध्यम से ही गुजर पाती है। किससे, ठोस माध्यम से, ठोस माध्यम से ही गुजर सकती हैं। और जो हमारी एल वेव थी, एल वेव, वो हमारी ये जो सरफेस है, ये यहाँ पर हमारी वेव एल वेव चलती है। एक बार फिर से देख लीजिए, कंफ्यूजन नहीं बचेगी। पी वेव्स ठोस द्रव गैस तीनों माध्यम से गुजर जाती हैं। जो एस वेव होती है वो केवल एस मतलब ठोस माध्यम पे ही गुजरती है, बाद बाकी नहीं गुजरती, जिसको शैडो जोन बोला जाता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि शैडो जोन किस तरंग को बोला जाता है, तो आपको क्या टिक लगाना है, एस। एस तरंग को, सेकेंडरी वेव को हमारी क्या बोलते हैं, शैडो जोन बोलते हैं। और इसका डिस्टेंस होता है 142 से 103 डिग्री के बीच में, ये शैडो जोन बोला जाता है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। और एल वेव मतलब लब, ये हमारी कहाँ पर चलती है, धरातल पे चलती है। जो हमारी पृथ्वी है, जो विध्वंस कार्य का काम यही करती है, जितनी बिल्डिंग गिरना जो भी होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो शैडो जोन देख बता ही दिया मैंने कि शैडो जोन कैसे कहते हैं। आई होप आपको समझ में अच्छी तरीके से आया होगा शैडो जोन क्या होते हैं। और पी वेव्स, एल वेव्स और पी एल एस, इनको अगर खतरनाक वे में लगाना चाहें तो पी एल सबसे खतरनाक होती है, फिर उसके बाद एस, फिर पी, और आर भी अब जिसे रिले वेव के नाम से जाना जाता है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर ये ऑर्डर लगाने को आ जाता है तो आप इस टाइप से ऑर्डर लगाओगे, पहला कम खतरनाक, उससे ज्यादा खतरनाक, सबसे ज्यादा खतरनाक है तो वो हमारी एल वेव ही है। आई होप आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो इसके कुछ पॉइंट हैं वो देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि पहले ये वाला पॉइंट देखते हैं। अधिकेंद्र भूकंप मूल से 90 डिग्री कोण पर अवस्थित, मतलब जो हमारा अर्थक्वेक बनेगा, फोकस, फोकस जो हमारा बनेगा, इससे हमेशा इपी सेंटर, इसको क्या बोलते हैं, इपी सेंटर, इंग्लिश में इपी सेंटर, अधिकेंद्र बोल देंगे। तो ये हमेशा 90 डिग्री पर ही बनेगा, ठीक है। और इसके कुछ, जब भूकंप आना होता है तो इसके कुछ पहले क्रियाएं होती हैं, जैसे रेडॉन गैस
की अधिकता पाई जाती है वायुमंडल में। ठीक है। पशुओं का जो आचरण होता है वो बदलने लगता है। मतलब सबसे पहले अगर किसी चीज को महसूस करते हैं तो वो जानवर होते हैं, जो पशु होते हैं, वो लोग, वो इनको सबसे पहले, जैसे कुत्ता हुआ, और जो मतलब जो बिल के अंदर रहते हैं, जैसे इस चूहा हुआ, स्नेक हुआ, जितने भी बिल के अंदर रहते हैं, इनको पहले ही पता चल जाता, तो ये अपने बिल छोड़ के बाहर निकलने लगते हैं। और पी तरंग कहाँ पे सबसे तेज चलती है? ठोस में पी तरंग सबसे तेज हो जाती है। ओके। इस तरंगों का भूकंपी छाया क्षेत्र 40%, मैंने अभी आपको बताया था कितना होता है, 103 डिग्री से 142 डिग्री, ये भूकंप छाया क्षेत्र है। यह तरंग तरल में लुप्त हो जाती है। भैया ये एस तरंग ना ठोस में ही चलती है, मैंने आपको अभी पिछली स्लाइड में बताया, और कहीं नहीं चलती। एस तरंग लुप्त हो जाती है। एस तरंगों की समानता प्रकाश या जल तरंगों की से की जाती है। जैसे जल होता है ना, उसमें जैसे जैसे गहराई पे जाता जाएगा उसका प्रकाश ह्रास होता चला जाता है। 200 मीटर की गहराई पे जाने पर प्रकाश ह्रास होने लगता है, ये आपने पढ़ा होगा। एल तरंग की खोज डीएच लव ने की थी। एल तरंग को ही, मैंने क्या बताया था, एल तरंग को ही क्या बोलते हैं, आर तरंग बोला जाता है। अब जो नई वेव्स आ गई, जैसे रिले वेव बोला जाता है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट, क्या था? अच्छा, अब हमने पढ़ लिया उसके भूकंप क्या होता है, ये पढ़ लिया। वो जिस मतलब कारण, मतलब किस कारण से आता है, ये भी हमने पढ़ लिया। उसके कितने प्रकार होते हैं वो भी हमने पढ़ लिया। और वेव्स हमने पढ़ ली, कौन कौन सी वेव्स होती हैं भूकंप में। अब इसका इफेक्ट कहाँ पड़ेगा, इफेक्ट, प्रभाव, भूकंप के प्रभाव कहाँ कहाँ होंगे, इसको और देखते हैं। तो सबसे पहले भूकंप का प्रभाव दो टाइप से होगा, एक हानि भी होगा और लाभ भी होगा। जो भूकंप आएगा उससे हानि भी होती है और लाभ होती है, लेकिन हानि बहुत ज्यादा होती है लाभ के कंपेयर में। 1/10वां भाग भी हमें लाभ के रूप में प्राप्त नहीं होता, जैसे ये यहाँ पर लिखा है। जितनी हानि होगी उसका 1/10 भी हमें लाभ नहीं प्राप्त होती, लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं, ये नेचुरल है, इससे हम बच सकते हैं, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हानि क्या क्या होगी। मतलब ये दो टाइप्स होती है, तो इसमें हानि होगी, हानि और लाभ। ठीक है। सबसे पहले क्या होगी, जन धन की हानि, जैसे कि मैंने पहले ही स्लाइड में दिखा दिया था आपको, मैं दिखा देता हूँ। ये क्या है, जन धन की हानि। इसमें लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। जैसे भूकंप 2014 में आया था उत्तराखंड में, तो बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई थी। और बिल्डिंग्स होती हैं, कोलैप्स करती हैं, और घर वगैरह टूटते हैं, तो जन धन की हानि होती है। ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नदियों के मार्ग में बाधा, जैसे कोई जैसे कोई ये नदी जा रही है, यहाँ पे भूकंप आ गया, भूकंप आने के कारण बादल में भ्रंश हो गया, तो ये यहाँ से चेंज होकर नदी इस टाइप से बहने लगी, तो इनके मार्ग में बाधा हो जाती है भूकंप आने से। ओके। और क्या होगा, अगर भूकंप एपी सेंटर अगर कहाँ बनता है, अगर समुद्र में बनेगा, जो हमारे तटीय क्षेत्र है, एक सेकेंड, आई बनाता हूँ। जो हमारा तटीय क्षेत्र है, जो यहाँ से लेके गुजरात से लेके और इधर हमारा बंगाल, असम, असम, इतना हमारा जो तटीय क्षेत्र है, इन पे सुनामी आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। कब? जब एपी सेंटर कहाँ कहाँ बने, समुद्र में हमारा एपी सेंटर बन जाए, तो सुनामी आने के चांसेस ज्यादा होती है। इसमें भी हमारी जन धन की हानि होती है। इससे जो नेक्स्ट वीडियो बनेगी वो इसी पे ही बनेगी, कोस्टल हैजार्ड पे। तब अच्छे से आपको सुनामी कैसे आती है तब आपको बताएंगे। एक सुनामी आने का मुख्य कारण है भूकंप ही, मुख्य कारण है सुनामी आने का। ठीक है। इससे भूस्खलन होता है। भूस्खलन कैसे होगा, लैंडस्लाइड। जैसे कोई ये पहाड़ है, अब इसमें हलचल हुई, अब ये इसकी दरारें हुई, और जिससे धीरे 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 ये टूट कर
नीचे बिखरने लगता है, तो क्या होता है, ये हमारा भूस्खलन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। बलन फ्रेंड्स बता ही दिया। आग लगना, जंगलों में अक्सर आग लगती है, पत्ते सूखे होते हैं, गर्मियों के टाइम में भूकंप आता है तो आपस में रगड़ होती है गुरुत्वाकर्षण के कारण, जिसके कारण आग लग जाती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप देख लेते हैं इसके लाभ क्या क्या है। हानि से ज्यादा लाभ तो है नहीं, तो फिर भी इसके एक बार देख लेते हैं लाभ क्या क्या होते हैं। 1 सेकेंड। वेट 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 वेट। ओके। कोई नहीं, एक बार देख लेते हैं अपना लाभ। लाभ इसका क्या है, भूकंप से जितनी हानि, भूकंप से जितनी हानि हो, क्षति होती है, जैसे हानि बोल दो या क्षति बोल दो, उसका 100वां भाग भी लाभ नहीं होता है। मान लो 100% अगर किसी का नुकसान हो गया तो उसका 100वां भाग मतलब 1% भी उसका लाभ नहीं होगा। सीधी सी बात है। और जो लाभ होते हैं वो डायरेक्ट नहीं होते, इनडायरेक्ट ही होते हैं। और इसका एक क्या फायदा होता है, भूकंप आने से हमें भूगर्भ, जो हमारे पृथ्वी की जो हमारे आंतरिक संरचना है उसके बारे में जानने को पता चलता है कि इस मंडल में कौन कौन सा पदार्थ या जो भी पाया जाता है, खनिज पाए पदार्थ एवं खनिज पाए जाते हैं, वो कैसे किस टाइप के होते हैं। बालून भ्रंश से पठार का निर्माण होता है। जैसे कोई भ्रंश, जो हमें अभी मैंने बताया था पिछली स्लाइड में, मतलब पिछली क्लास में बताया था कि बालन और भ्रंश का कैसे निर्माण होता है, तो आई होप आपने देखा होगा। एक बार इसको इरेज कर दें। खनिज पदार्थ की सुगमता, इसके आने से खनिज पदार्थ अच्छे से बन सके। खनिज पदार्थों की सुगमता मिलती है। क्या होता है, इसमें खनिज पदार्थ होते हैं, उसके जो नीचे पदार्थ होते हैं हलचल से, जैसे घर में कोई चीज बॉयल होती है तो ऊपर नीचे आती रहती है, तो उसी प्रकार जैसे खेत की जुताई होती है ना, तो उसी प्रकार से हमारे जो खनिज नीचे दबे होते हैं कुछ ऊपर भी आ जाते हैं। जल स्रोतों का जन्म होते हैं। जब कोई नया, जैसे ये मैंने बताया था, नदी बन ये जाम हो गया था तो यहाँ से नदी बहना ही जल स्रोत का नया, और यहाँ पर पहले तालाब मतलब झील बनना, तालाब बनना, ये हमारे क्रियाएं होती चलती रहती हैं अर्थक्वेक आने से। तो एक बार देख लेते हैं इसका डिस्ट्रीब्यूशन। आई होप आपको ये वाला स्लाइड समझ में आया होगा। इसके दो इफेक्ट कहाँ का इफेक्ट होंगे, एक लॉस होंगे, एक प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट इनडायरेक्ट होता है, डायरेक्ट नहीं होता, सीधी सी बात है। जितनी हानि होती 1/100वां भाग भी हमें लाभ नहीं प्राप्त होता, सीधी सी बात है। और नदियों के मार्ग बदलना, अगर एपी सेंटर अगर समुद्र में बनता है तो सुनामी पैदा हो जाती है, भूस्खलन आता है, बलन फ्रांस आग, बहुत सारे इसके इफेक्ट होते हैं। प्रवास होता है लोगों का, जब किसी क्षेत्र में भूकंप या इस टाइप से ज्यादा ही घटनाएं होती हैं तो वहां से लोग प्रवास करना ही उचित समझते हैं, क्योंकि घर बनाएंगे बार बार टूटना फिर बनाना फिर टूटना, तो उससे अच्छा होगा कि किसी दूसरे क्षेत्र में रह लेंगे। तो भूकंप का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक कहाँ कहाँ किया गया है, तो तीन मेजर तीन ही है। नंबर एक पे प्रशांत महासागरीय तटीय प्लेट, जो हमारा ये वाला जो प्लेट है ना, और ये वाला, ये जो इसमें स्पोर्ट भी बन, सॉरी, ये वाला, सॉरी, ये वाला, ये वाला जो हमारी प्लेट है ना, जो हमारा सागर पड़ता है, महासागर पड़ता है, प्रशांत महासागर, इसमें सबसे ज्यादा कितना, 63% के आसपास, लगभग 63% के आसपास भूकंप इन्हीं रीजनों में आते हैं। मध्य महाद्वीपीय प्लेट, जो मध्य, ये जो हमारे महाद्वीपीय प्लेट है ना, जैसे ये रहा,
जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे छेपड़ होती है। मध्य अटलांटिक, ये जो अटलांटिक वाला, ठीक है। एक बार देख लेते हैं इसको भी डिटेल में कि सरकम पैसिफिक प्रशांत महासागर की तटीय पेटी, जो मैंने अभी आपको ये डायग्राम में दिखाया है, ये डायग्राम में आपको दिखाया है ये वाला, तो इसको क्या बोलते हैं? प्रशांत महासागर की पेटी, प्रशांत महासागर तटीय पेटी। जो इसके तट, ये जो तट होंगे, ये जो किनारा है ये, तो इसको तटीय ऐड कर देंगे ये। ओके, तो एक बार देखते हैं इसमें क्या क्या है। प्रशांत महासागर दोनों तटों पर रिंग ऑफ फायर विश्व के 63%, मैंने क्या बताया था अभी आपको, 63% लगभग पाए जाते हैं, ठीक है। कारण क्या है रिंग ऑफ फायर? सबसे पहले मैंने कारण में आपको एक बार दिखा देता हूँ, जो कल की भी वीडियो थी हमारी। कारण में सबसे मेजर कारण क्या होता है? ज्वालामुखी, प्लेट टेक्टोनिक, ये दो मेजर कॉजेस होते हैं। चलते हैं अपने उसी स्लाइड पे। रिंग ऑफ फायर, जो मैंने आपको ज्वालामुखी वाली वीडियो कराई है, उसमें आपको रिंग ऑफ फायर अच्छे से समझ में आएगा क्यों होता है। कारण विनाशात्मक सीमाओं का अपसरण। ये जो प्लेट होती है, ये नीचे एक दूसरे के छेपड़ हो जाती है, ये प्लेट इसके नीचे छेपड़ होती है, तो जिससे ये कंपन ऊर्जा उत्पन्न होती है। जब एक प्लेट दूसरी नीचे प्लेट के नीचे छेपड़ होती है तो ऊर्जा उत्पन्न होगी। ऊर्जा उत्पन्न होगी तो ये चारों दिशाओं में फैल जाती है, ऊर्जा हमारी चारों दिशाओं में फैल जाती है। ये नवीन पलित पर्वत, जैसे जापान में फिलीपींस, जापान है, फिलीपींस है, न्यूजीलैंड है, चिली है, कैलिफोर्निया है, अलास्का है, भूकंप से प्राय ग्रस्त रहते हैं। जापान में आपने सुना ही होगा, बचपन में मतलब जब स्कूल जाते थे तब भी पढ़ाया जाता था, जापान में मतलब घर ऐसे बनाए जाते हैं जिससे भूकंप आते, जापान में सबसे ज्यादा भूकंप ही आते हैं। और जापान कहाँ पर है एक बार बता देता हूँ मैं आपको, इस वाली रेंज में। जा सॉरी, कोई बात नहीं। हमने आपको बताया कि जापान हमारा यहाँ पर पाया जाता है, ओके, सबसे ज्यादा यहीं पर पाया जाता है। आज हम अपना ये क्लास पूरा कंप्लीट करेंगे, कोई बात नहीं, थोड़ी बड़ी हो जाएगी। कहाँ कहाँ पाया जाता है? जापान, कैलिफोर्निया, न्यूजीलैंड, चिली, कैलिफोर्निया, अलास्का, भूकंप, अच्छा वो फिलीपींस, सॉरी, जो प्रशांत महासागरीय जो तटीय क्षेत्र है, ये देश इसमें यहाँ पर मतलब इससे ग्रस्त रहते हैं। इसका इफेक्ट यहाँ पर इन इन देशों पे मैक्सिमम पड़ता है। सबसे ज्यादा जापान में, फिलीपींस है, न्यूजीलैंड है, चिली है, कैलिफोर्निया, ओके। अब मध्य महाद्वीपीय प्लेट, ये मैंने कहा आपको बताई थी, ये वाला जो रीजन, मध्य महाद्वीपीय प्लेट, तो इसमें कितना परसेंट आता है? 21%, ठीक है। यह यूरेशिया के मध्य भाग में बलित पर्वतों के सहारे, जैसे पेरनीस, आल्प्स, कॉकेसस, हिमालय, म्यांमार की पहाड़ियों से पूर्वी द्वीप समूह तक विस्तृत है। सहारे, पिरेनीज, आल्प्स, काकेकस, हिमालय, इनके बीच में ये स्थित है, ओके। अब हमारा क्या बचता? मध्य अटलांटिक पेटी। तो मध्य अटलांटिक पेटी मैंने आपको दिखाया था, ये वाली है, ओके। यहाँ पर भी हमारे भूकंप आते हैं। तो यहाँ अपसरण, जब दो प्लेट एक दूसरे के आसपास से गुजरती हैं तो अपसरण होता है, के कारण भूकंप आते हैं। जैसे एक प्लेट ये है, दूसरी प्लेट ये है, तो इसके कारण से भूकंप आते हैं। यह मध्य महासागरीय अटलांटिक कटक के सहारे उत्तर में स्पिट्सबर्जेन तथा आइसलैंड के दक्षिण में द्वीप तक विस्तृत है। ये हमारी इसका जो डिस्टेंस दिया गया कहाँ कहाँ पर विस्तृत है। आई होप आपको ये तीनों मतलब इसका डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आया होगा। तो हम चलते हैं अपना इंडिया में। अभी हमने कहाँ का पढ़ा था? वर्ल्ड में। अब इंडिया का भी देख लेते हैं। इंडिया का अगर नहीं देखोगे तो ये तो गलत बात है।
इंडिया को हमने 4 जोनों में बांटा है। कितने? 4 जोन। टोटल कितने जोन होते हैं हमारे? 5 जोन होते हैं। एक सेकंड। टोटल हमारे 5 जोन होते हैं, लेकिन इंडिया को हमने 4 जोनों में बांटा है, क्योंकि पहला जोन होता है जो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। जैसे जैसे इनकी दूरी बढ़ती जाती है, वैसे वैसे जैसे जैसे इनकी दूरी बढ़ेगी, वैसे वैसे ये इनकी मतलब जो खतरा है ना, वो कम होता चला जाता है। एक में सबसे खतरनाक एरिया जहाँ पे कभी भी भूकंप आ सकता है और जन धन की ज्यादा हानि होगी, जैसे एल्बे। तकनीकी रूप से सक्रिय बलित हिमालय पर्वत, मैंने आपको बताया था, ये वाला जो रेंज है ना, ये वाला इंडियन प्लेट और चाइना प्लेट में छेपड़ हो रही है। हिमालय पर्वत की उपस्थिति के कारण भारत भूकंप प्रभावित प्रभावित देशों में से एक है। जो इस वाली प्लेट के कारण, जो इंडियन प्लेट है, आप अगर इसका डायग्राम देखोगे तो इंडियन प्लेट धीरे धीरे कहाँ खिसक रही है? ऊपर की तरफ जा रही है। चाइना प्लेट के नीचे धीरे धीरे सबडक्शन हो रहा है। ओके, तो इसको हमने 4 भागों में बांटे। झटकों के आधार पर भारत को 4 भूकंपीय क्षेत्रों में विभाजित किया गया, मतलब उसकी तीव्रता। मैं एक चीज भूल गया, भूकंप नापने के लिए क्या होता है? रिक्टर स्केल होता है। रिक्टर स्केल। ओके। और जिसकी 0 से लेके 9 तक दूरी होती है। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी, इसकी नंबर बढ़ेगा, वैसे वैसे भूकंप का खतरा उतना ही बढ़ता चला जाता है। मान लो 7 पे आ गया तो बहुत खतरा होता है, 8 पे तो बहुत कम आते हैं, 9 पे, लेकिन 7, 8, 6 इतने पे तो आते रहते हैं। और जहां पर 7 पहुंच जाता है, वहां तो आप समझ सकते हो क्या है। पहले भूकंप क्षेत्रों को भूकंप के गंभीर 5 क्षेत्रों में विभाजित किया गया था, लेकिन बीएसआई, जो भारतीय मानक ब्यूरो के साथ मिलकर देश 4 भागों भूकंपीय क्षेत्रों में विभाजित किया गया। बीएसआई के माध्यम से मिलकर पहले 4 भागों में इंडिया को रखा गया। पहले इंडिया को 3 भागों में ही रखा गया था, लेकिन अब 4 भागों में। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर भी भूकंप आने लगे हैं, तो इसलिए कुछ नहीं बोला जा सकता है। जो बीएसआई का काम है ना, भूकंपीय खतरे के नक्शे और कोड को प्रकाशित करने हेतु एक आधिकारिक एजेंसी है। ये जो नक्शा जो आपको दिख रहा होगा, ये स्पेशियल नक्शा है। स्पेशियल, नॉन स्पेशियल क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। स्पेशियल वो होता है जिसमें ग्रिड पड़ा होता है। ये जैसे ग्रिड पड़ा हुआ है, ये देखिए इधर नंबर अक्षांश पड़ा हुआ है, ये देशांतर हमारा पड़ा हुआ है, तो हमारा क्या है? ये स्पेशियल हो गया। अगर हम इसमें एक ग्रिड हटा दें तो ये हमें पता ही नहीं चलेगा कितने अक्षांश पे है और कितने देशांतर पे है। ओके, तो हमारा वो क्या हो जाता है? नॉन स्पेशियल मैप। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इसी को ही मरकेली तीव्रता मापने के लिए, इसी को ही जोन को ही हमने एक एक करके मतलब विस्तार से बताया। आई होप आपको इसका स्लाइड को पोस्ट करना और स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ लेना, कुछ है नहीं इसमें, कुछ खास नहीं है। और लास्ट का सेशन हमारा बचता है यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो इनको आपको करके देना है और आपको पोस्ट भी करना है। ये 2 क्वेश्चन अभी अभी लेटेस्ट में आए हैं, 2015 और 2021। अब हम कहाँ बैठे हैं? मतलब अभी तो 2022 का एंड चल रहा है, दिसंबर, और नेक्स्ट जो मेंस होगा वो 2023 में होगा। तो आई होप आप ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लेना। और कोई भी इंक्वायरी, मतलब कुछ भी मतलब डाउट सा लगे तो आप कमेंट करके बता देना। तो लास्ट का सेशन हमारा वही कि थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, और आपको शेयर करना है, का लाइक करना है, कमेंट करना है, और सब्सक्राइब तो करना ही करना है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अर्थक्वेक अगर नहीं आया होगा, जो भी आपके डाउट्स हो वो मुझे बता देना, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा कमेंट कर
कमेंट करना, तो मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूँ। ओके, तो थैंक यू।